हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय जिसका नाम है विलयन, इसका 8वां भाग पढ़ेंगे और अंतिम भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले के अगर भाग आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ताकि ये वाला जो भाग है ये वाला आपके समझ में आए। तो हम लोग पिछले इसके भाग में हम लोग बात कर रहे थे हिमांक के और नमन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी हम लोगों ने सवाल किए थे। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण और परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे कि परासरण प्रक्रिया क्या होती है और परासरण दाब क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसी क्रियाकलापों को जो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि आम का जब अचार डाला जाता है तो उसे नमकीन विलयन में डाला जाता है, और जिससे जो आम का जो अचार है वो मुरझा जाता है। और इसका दूसरा एक अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग मुरझाए हुए फूल को अगर ताज़े पानी में रखते हैं तो मुरझाया हुआ फूल भी ताज़ा दिखने लगता है। और इसका तीसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जब कभी रुधिर जो कोशिकाएँ हैं अगर उनको उसमें नमक घोलकर उस पानी में अगर डाल दें तो ये चूँकि हम लोग आसानी से देख नहीं सकते, ये तीसरा जो बता रहे हैं, तो जो रुधिर कोशिकाएँ होती हैं वो सब सिकुड़ जाती हैं। अब अगर इन तीनों चीज़ों में हम बात करें, चाहे आम का, चाहे मुरझाए हुए फूल का, चाहे हम लोग बात करें रुधिर कोशिकाओं का, तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये सभी किसकी बनी होती हैं, कोशिकाओं की बनी होती हैं। और कोशिकाओं के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है, एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो कि अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्लियों से ये सभी जितने भी तीन चीज़ हम लोग पढ़े हैं, कच्चा आम हो गया, मुरझाया फूल हो गया, नमकीन जल हो गया, ये तीनों के तीनों बने होते हैं। ये जो रुधिर कोशिका है ये बनी होती है जंतु झिल्ली की, और जो मुरझाया फूल है या कच्चा आम है ये बना होता है वनस्पति झिल्ली की, और ये इसकी कोशिका के सबसे बाहरी परत पे लगी होती है वो झिल्ली। ठीक है, तो ये तीनों घटनाओं में एक बात कॉमन है कि मतलब जो तीनों यहाँ पे चाहे कच्चा आम हो गया, मुरझाया फूल हो गया या फिर रुधिर कोशिकाएँ हो गई, ये तीनों की तीनों बनी हैं अर्धपारगम्य झिल्लियों से। चारों तरफ से जो इनकी कोशिकाएँ वो अर्धपारगम्य झिल्लियों से ढकी हुई हैं। अब ये जो अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं, या तो इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, या तो वनस्पति हो या फिर जंतु हो, लेकिन इसको मतलब प्राकृतिक रूप से मिलता है, या फिर इसका संश्लेषण भी किया जाता है सेलोफेन की तरह इसको भी बनाया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि ये झिल्लियाँ जो है एक सतत सीट के रूप में होती हैं, और इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन झिल्लियों में अति सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक छिद्र होते हैं, इनका पूरी झिल्ली पर फैला होता है। और कुछ अणु, ठीक है, कुछ अणु इस झिल्ली को आसानी से आर पार आ जा सकते हैं, परंतु जो बड़े अणु हैं, जो छोटे अणु वो आसानी से आर पार आ सकते हैं, बट जो बड़े अणु हैं वो इस झिल्ली को आसानी से आर पार नहीं आ जा सकते। इसलिए इस झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली या शॉर्टकट में SPM कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक प्योर विलायक है, जैसे इसमें वाटर है, ठीक, वाटर है। इसमें हम लोग मान लिए कि इसमें जल है और इसमें घुला हुआ है क्या, ग्लूकोज घुला हुआ है। ठीक है, क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज। इसको मान लिया कि ये दोनों जो विलयन हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यहाँ से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे एक SPM लगी हुई है, क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या जिसको हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इस स्थिति हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है केवल क्या है, जल ही जल है, यानी इसमें जितने भी अणु होंगे सब किसके, जल के अणु हैं, और इसमें जल प्लस ग्लूकोज है, यानी जल के अणुओं की सांद्रता इस वाले ये जो विलयन है इसमें जल के अणुओं की सांद्रता जो है वो कम है। और इस वजह से क्या होगा कि जो जल के अणु हैं, जो जैसे ये शुद्ध जल है, इसमें से जो जल के अणु हैं वो गति करने लगेंगे किस तरफ,
विलयन की तरफ या जिसमें विलय है उसकी तरफ गति करने लगेंगे और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है परासरण। राइट, कि जब अब इसमें कि प्योर विलायक है, जल है, इसमें जल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन हमने मान लिया, तो जब इनको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो जल के अणु हैं ये निकल करके विलयन वाले जिसमें विलय घुला हुआ है उसमें आने लगेंगे। तो यही जो प्रवाह है विलायक यानी जो जल का प्रवाह है किस तरफ से, शुद्ध जल से विलयन की तरफ जो प्रवाह है इसी को कहते हैं परासरण। ठीक है, परासरण कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये दोनों जो ये शुद्ध विलायक था और ये विलयन था, ठीक है, विलयन। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने एक सेमी अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये प्योर विलायक है, ठीक है, इसमें से जो इसके अणु हैं वो निकल करके किसमें, विलयन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे धीरे धीरे इसका हम लोग प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल किधर से इधर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे इधर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे, ये इसके जो अणु हैं इधर आ रहे हैं उनकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि उस प्रेशर पर ये जो गति है, जो इधर से इधर अणुओं की गति है वो बिल्कुल भी रुक जाएगी। तो वही दाब जिस पर ये विलायक के अणुओं की जो गति है विलयन की तरफ वो रुक जाएगी, उसी को कहेंगे परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब कहेंगे। अब हम लोग परासरण दाब के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब साम्यावस्था संप्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है, झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पे एक प्रेशर लगा हुआ कितने 1 ATM का, यानी जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है वो सब पे लगा होता है, इस पर भी लगा हुआ 1 ATM। अब इस पर हमने क्या किया, प्रेशर जैसे ही बढ़ाना शुरू किया तो जो विलायक के अणुओं की जो गति थी विलयन में वो धीरे धीरे कम हुई और एक ऐसा प्रेशर आया जिस पर ये विलायक के अणुओं की गति विलयन में पूरी तरह से रुक गई, ना तो इधर हो रही ना तो उधर हो रही। तो वही जो प्रेशर हम लोग अतिरिक्त प्रेशर जो लगा रहे हैं विलायक के अणुओं की गति को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो ये दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है परासरण दाब कहलाता है। या दूसरी भाषा में हम लोग इसको कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने के लिए, अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाना चाहिए। तो ये परासरण दाब की परिभाषा हो गई। अब तो ये काम है नहीं कर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो विलायक के अणु हैं, ठीक है, विलायक के अणुओं की देखेंगे तो इसमें जो सांद्रता थी, अगर विलय की तुलना में देखें तो विलय की सांद्रता इसमें बिल्कुल 0 थी और इसमें विलय की सांद्रता कुछ थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विलायक के अणु किस तरफ से किस तरफ गति कर रहे हैं, विलय के कम सांद्रता से विलय के अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रवाह होता है। तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि नहीं, इसमें प्रेशर एक्स्ट्रा लगाएंगे और ये जो प्रवाह है ये रुक जाएगा और इसी प्रेशर को कहेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है विलायक का विलयन में वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे मूल जो इसके मूल प्रेजेंट है, विलय के जो अणु प्रेजेंट हैं उनके कारण हो रहा है कि यहाँ पे विलय के अणु ज़्यादा हैं, यहाँ पे विलय के अणु कम है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है विलायक जो है वो गति करता हुआ जा रहा है। तो ये परासरण दाब किस पे डिपेंड करता है, सिंपल सा बस कि विलय की सांद्रता पर, कि विलय किसमें कितना है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, इसलिए विलायक के अणु इधर से इधर गति कर रहे हैं। तो मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो परासरण दाब है ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि विलयन की सांद्रता जो कणों की संख्या पर जो भी गुण जो है निर्भर होते हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसलिए परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब तनु विलयन के लिए जो परासरण दाब है, तनु विलयन मान लीजिए जिस तनु विलयन की मतलब उसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम है, तो उसके लिए जो परासरण दाब है वो दिए गए ताप T पर
मोलरता के समानुपाती होते हैं। मोलरता जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, उसके समानुपाती होती है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि ये परासरण दाब यानी पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे R क्या है, वो गैस कांस्टेंट है, C मोलरता है और T टेम्परेचर या ताप है जिस पर कि ये परासरण जो है हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे पाई परासरण दाब, C मोलरता, R गैस नियतांक और T ताप है। अगर यहाँ पे हम लोग मोलरता की बात करें तो मोलरता इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय कितना, विलेय की मोलों की संख्या विलायक 1 है तो विलेय 2 है, यानी N2 बाई विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन मतलब कि V। अगर हम N2 निकालें कि N2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय का जो भार है दिया हुआ है यानी W2 बाई उसका जो मोलर द्रव्यमान है यानी M2। तो इस जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू, चूँकि होता है W2 बाई M2, इसका जब हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू RT। फिर इसको अगर हम लोग M2 हम लोग को निकालना है चूँकि, तो इसको अगर हम लोग पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, इधर लाएँ तो M2 इज इक्वल हो जाएगा W2 बाई पाई V इंटू RT। तो यही फार्मूला है परासरण दाब का, जिससे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे विलेय का। अब इस विधि का परासरण दाब का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जैविक अणु हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनका हम लोग मोलर द्रव्यमान जो है अगर गणना करें तो मतलब नहीं कर सकते। तो परासरण दाब के द्वारा हम उन जो बृहद अणु हैं, जैव अणु हैं, उनका हम लोग परासरण, उनका जो मोलर द्रव्यमान है हम लोग इसी विधि द्वारा जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक विधि है, जिसमें मुख्यतः जो है यह विधि जो है प्रोटीनों के मोलर द्रव्यमान या फिर अन्य जो जैव अणु हो गए उनके मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए उपयोग की जाती है। अब परासरण दाब के आधार पर हम लोग देखें तो विलयन कुछ 3 तरह के होते हैं। पहला है समपरासरी विलयन, दूसरा अतिपरासरी विलयन और तीसरा है अल्प परासरी विलयन। इसमें से हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जैसे समपरासरी विलयन, तो ऐसे विलयन को कहेंगे जिसमें समान ताप पर, ठीक है, समान ताप अगर सेम रहे दोनों विलयन का, तो समान ताप जो भी ताप दिया जैसे 25 डिग्री है, और परासरण दाब अगर दोनों विलयन का सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे समपरासरी विलयन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कमरे के ताप पे रखे हुए हैं, और जितना प्रेशर, जितना परासरण दाब एक सॉल्यूशन का है उतना ही दूसरे सॉल्यूशन का है, तो ऐसे विलयनों को हम लोग कहेंगे समपरासरी विलयन। और ऐसे विलयनों को अगर हम लोग SPM यानी सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होता, ना तो इधर का मॉलिक्यूल इधर आएगा ना तो उधर का मॉलिक्यूल उधर जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे समपरासरी विलयन। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रुधिर कोशिकाओं में द्रव्य है उसमें जो परासरण दाब होता है वो 0.95% होता है द्रव्यमान आयतन के आधार पर, मतलब ठीक है। तो जो रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का जो परासरण दाब होता है वो 0.9% द्रव्यमान आयतन, मतलब सोडियम क्लोराइड का अगर सोल्यूशन बनाए जिसका परासरण दाब 0.9% हो, तो उसके सम्मति हम लोग क्या है कि यदि मतलब इंजेक्शन अगर लेना है, ठीक है, इंजेक्शन अगर लेना है तो जो इंजेक्शन ले रहे हैं, हम लोग बात करें कि रुधिर कोशिकाओं में जो स्थित द्रव है उसका परासरण लगभग 0.9% सोडियम क्लोराइड के लोअर विलयन के समान होता है। अब इसका अगर मान लीजिए हमको इंजेक्शन लगवाना है तो जो इंजेक्शन में द्रव भरा जा रहा है उसका भी परासरण दाब कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, 0.9% द्रव्यमान आयतन के आधार पे इतना ही होना चाहिए। तब जो इंजेक्शन हम लोग के बॉडी में अगर मान लीजिए लगता है तो जा करके ब्लड में घुलेगा और जहाँ पे उसको जाना है वो चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे सॉल्यूशन को मतलब सिंपल सा है कि 2 सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका परासरण दाब अगर सेम है तो उनको हम लोग कहेंगे समपरासरी विलयन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अतिपरासरी विलयन का। इसमें जैसे
कि मान लीजिए हमारे रुधिर कोशिकाओं का जो परासरण दाब कितना होता है 0.9% होता है द्रव्यमान आयतन के अनुसार, ठीक है। तो इसको क्या करें कि हम 0.9% जो इसका परासरण दाब है उससे और अधिक, ठीक है, उससे और अधिक परासरण दाब वाले सॉल्यूशन में उसको रख दें रक्त कोशिका। तो ठीक है, तो मान लीजिए इसका 0.9% है, हम इसको रख दिए 1.0% में। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन का परासरण दाब ज़्यादा है, रुधिर कोशिकाओं के अंदर से जो द्रव है उसका परासरण दाब कम है। अब क्या करेगा कि जो जल है, जो यहाँ पे चूँकि विलेय की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, और विलेय की मात्रा अंदर कम है, तो जल इसके अंदर कोशिकाओं के अंदर से बाहर निकलेगा और ये रुधिर कोशिका जो है ये संकुचित हो जाएगी। तो मतलब सिंपल सा ये है कि मतलब हमारे पास कोई विलयन है, यदि उसका परासरण दाब एक अन्य विलयन की तुलना में कम है, तो ये जो यहाँ पे जैसे सिंपली का मतलब ऐसे दो सोल्यूशन है हमारे पास, एक का 0.9 है, एक का 1.0% है, तो इस वाले सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे अतिपरासरी विलयन, ठीक है, अतिपरासरी विलयन। नेक्स्ट है अल्पपरासरी विलयन। अब अल्पपरासरी विलयन में क्या है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे रुधिर कोशिकाओं का कितना परासरण दाब था 0.9% था। अब इसको हमने एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जिसका जो है कितना 0.8% है, ठीक है। अब इसमें हमने रुधिर कोशिका को रख दिया जिसका कितना 0.9% है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विलायक का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ होगा, जिस तरफ विलायक की मात्रा विलेय की सांद्रता ज़्यादा होगी उस तरफ होगा, और किस तरफ से होगा जिस तरफ विलेय की सांद्रता कम रहेगी। तो यहाँ मतलब 0.8% का मतलब है कि इसमें विलेय की मात्रा कम है और इसमें विलेय की मात्रा अधिक है। तो अब क्या होगा कि जो वाटर है या जो भी द्रव है वो प्रवेश करेगा किसमें, रुधिर कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, और रुधिर कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग कहेंगे अल्पपरासरी विलयन, ठीक है, अल्पपरासरी विलयन कहेंगे। तो ये हमारा अल्पपरासरी विलयन के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम परासरण और जल शोधन। तो ये जो परासरण, यदि परासरण दाब पे जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि दो हमारे पास सॉल्यूशन थे, इसमें पेवर विलायक भरा हुआ था, इसमें ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कुछ घोला हुआ है, और ये पेवर विलायक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया था किससे, एसपीएम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और ये इधर जो था इसका मूवमेंट हो रहा था, ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया। अब इसको जैसे इस पे प्रेशर अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो गति हो रही है विलायक की इधर से इधर वो रुक जाएगी, तो वो परासरण दाब हो गया, ठीक है। अब क्या करें कि अगर और ज़्यादा प्रेशर इस पर हम लोग लगा दें तो ये जो परासरण की प्रक्रिया थी जो इधर से इधर चल रही थी वो इधर से इधर चलने लगेगी, और इसी को कहा जाता है प्रतिलोम परासरण। तो यहाँ पे सिंपल सा ही है कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाएं हम लोग तो परासरण की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। परासरण दाब जितना भी जिस पे मूवमेंट जो है रुक जा रहा है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर हम लोग लगाएं तो जो पदार्थ की जो कण की गति थी वो परिवर्तित हो जाएगी, यानी अब इधर से इधर जाने लगेगा, और इस प्रक्रिया को कहेंगे प्रतिलोम परासरण, ठीक है, प्रतिलोम परासरण कहेंगे। अब प्रतिलोम परासरण में क्या इसका उपयोग किया जाता है, समुद्री जल के विलीनीकरण में। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जैसे मान लें कि हमारे पास जैसे ये टैंक था, ठीक है, ये एक टैंक था और एक टैंक ये था, इसे बना लेते हैं, ठीक है। इसमें समुद्री जल है, इसमें क्या घुला हुआ है, NaCl घुला हुआ है, ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसमें प्योर क्या है, वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है। अब इसमें क्या हो रहा है, किधर से हम लोग डाल रहे हैं तो मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होना चाहिए था, ये प्योर वाटर है, इस तरफ से इस तरफ होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया है, परासरण दाब जितना भी था उससे अधिक प्रेशर दे दिया, तो जो विलायक का अणु है वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करने लगा। विलेय की अपेक्षा अगर कहेंगे तो उच्च सांद्रता से कम की सांद्रता की ओर, अगर विलायक में कहेंगे तो
निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता हुआ इधर निकल आएगा। तो इस बॉक्स में केवल NaCl जो है वो बचा रह जाएगा। इस तरह से जो समुद्र का जल होता है उसका विलीनीकरण किया जाता है या फिर उसमें से नमक जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति के लिए मतलब यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना है, इसके लिए सेलुलोज एसीटेट की फिल्म आती है या सीट जिसको कहते हैं आती है, जो SPM की झिल्ली जैसा व्यवहार करती है, तो उसको लगा करके समुद्री जल का शोधन जो है वो किया जाता है। और इस तरह की आजकल बहुत सारी जो सेलुलोज एसीटेट है, इस तरह की बहुत सारी जो रेडीमेड जो झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्लियाँ वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग जो है जल शोधन के लिए किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ये क्या होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान? कि ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में या तो कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा और किस तरह से हाई हो जाएगा। मान लीजिए कि हम जब किसी भी आयनिक यौगिक को अगर विलयन में घोलते हैं, ठीक है, विलय में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, तो क्या होता है कि आयनिक यौगिक जब भी विलायक में जाएगा वो वियोजित हो जाएगा। और इस तरह पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास KCl है, ठीक है, KCl है, KCl इसको जैसे ही हम KCl का मान लिया हमारे पास के मोल है, कितना मोल है? 1 मोल है। इसको हमने घोल दिया किसमें? विलायक में घोल दिया। किसमें घोल दिया? विलायक में। और जैसे ही ये विलायक में घुलेगा एक टूट जाएगा K+ और Cl- में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने कितना मोल घोला? 1 मोल घोला, लेकिन विलयन में कितने? विलयन में 1 मोल K+ आया और 1 मोल Cl- आया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने तो घोला था कितना? 1 ही मोल घोला था, लेकिन विलयन में टोटल कितने मोल प्रेजेंट है? 2 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान में रखें कि हम लोग 1 मोल था हमारा, इसको अगर ध्यान में रखें हम लोग मोलर द्रव्यमान की गणना अगर करेंगे तो कुछ इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब इसकी तुलना में अगर हम लोग देखें कि इसका आधा आधा कर दें, हाफ हाफ कर दें, तो 1 मोल का द्रव्यमान जो है हमको पता चल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब विलीनीकरण किया जाता है तो विलयन में K+ और Cl- आयनों में प्रत्येक के 1 मोल मुक्त होने की अपेक्षा होती है। यदि ऐसा होता है तो विलयन में विलय के कणों के 2 मोल हो जाते हैं। ठीक, और दूसरी तरफ अगर बात करें हम लोग कि बेंजीन में अगर इथेनोइक अम्ल के अणुओं का, जैसे एसिटिक अम्ल कहते हैं CH3COOH कहते हैं। ठीक है, CS को घोलें अगर तो CH3 के बहुत सारे जो अणु हैं वो आपस में किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग ने 2 घोला तो यहाँ पे बचते हैं CH3COOH, केवल 1 मॉलिक्यूल इसका बन जाता है। तब अगर यहाँ पे हमने कितना मोल घोला? अगर 2 मोल घोला तो यहाँ पे कितना हुआ? 1 मोल हुआ। कितना हुआ? 1 मोल हुआ। अब यहाँ से अगर हम लोग कोई भी जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, अगर इसको हम लोग मान करके गणना उसकी करेंगे तो चूंकि हम लोग कितना मान रहे हैं कि हमने 2 मोल घोला है, लेकिन इसमें घोला कितना है? 1 मोल हो गया। तो जो भी अगर मान लीजिए आणविक मोलर द्रव्यमान अगर गणना करेंगे तो वो भी असामान्य आएगा। ठीक है, और पहले वाले की तुलना में अगर देखेंगे तो वहाँ पे लो आएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मतलब यही जो है, ये कणों की संख्या हम लोग देख रहे हैं, या तो कण आपस में जुड़ जा रहे हैं या फिर जो आयन हो वियोजित हो जा रहे हैं। और इन दोनों स्थितियों में जो मोलर द्रव्यमान है वो जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म के जो भी हमने फार्मूले पढ़े, अगर उनसे जो हम लोग निकालते हैं और प्रायोगिक तौर पे अगर इनका देखा जाए तो ये थोड़ा सा या तो निम्न हो जाता है या फिर उच्च हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 CH3COOH के मॉलिक्यूल थे, जब इसको पानी हमने घोला तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलर द्रव्यमान हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने घोला था 2 मोल और यहाँ पे हुआ 1 मोल। अब किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म का अगर हम मापन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कणों की संख्या ही देखते हैं। तो अगर यहाँ पे कणों की संख्या हम लोग 2 मान के अगर लगाते हैं, और जबकि वास्तविकता में इसमें कितना है?
एक ही कण है, तो जो भी उसके अणुसंख्या गुणधर्म है, या फिर सिंपली हम लोग कहें कि अगर मोलर द्रव्यमान हम लोग उसकी मोलर द्रव्यमान की गणना करते हैं इसको मानकर, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग 2 अणु मानकर करेंगे, जबकि वास्तविकता में विलयन में कितने अणु हैं, एक ही अणु हैं। तो इसलिए जो मोलर द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बहुत ही उच्च आएगा या फिर निम्न आएगा। ठीक है। तो सन 1880 में वान हाफ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वियोजन, जिसको केस जैसे अभी KCl के केस में हमने देखा कि KCl जब घोलते हैं तो K+ और Cl- में टूट जाता है, या फिर संयोजन जैसा हमने एसिटिक अम्ल के केस में देखा, तो इनकी में कितना वियोजन होता है, कितना संयोजन होता है, इसकी सीमा के निर्धारण के लिए उन्होंने एक गुणक प्रतिपादित किया जिसको स्मॉल I से डिनोट करते हैं, और इसी को कहते हैं वान हाफ गुणक। और इस गुणक को परिभाषित करने के लिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं I = सामान्य जो मोलर द्रव्यमान है बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, या फिर प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म, या फिर संगुणन या वियोजन जो भी हो रहा है, या तो मतलब संगुणन, संयोजन या वियोजन के पहले पश्चात कणों की कुल संख्या, कुल मूलों की संख्या कितनी है बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के कुल मूलों की संख्या कितनी है, इससे परिभाषित करते हैं। तो जब भी अब अगर इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो जो भी हमारे अणुसंख्या गुणधर्म के फार्मूले थे, ठीक है, संगुणन की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो जो I का मान है, ठीक है, I का मान है वो 1 से कम, जैसे कि यहाँ फार्मूले से अगर हम लोग देखें कि संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मूलों की संख्या, तो जैसे KCl के केस में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है K+ Cl-, तो यहाँ पे क्या संयोजन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या तो हो गई 2, और बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 2/1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगी, सॉरी 2। और इसी तरह अगर हम लोग वियोजन में देखेंगे कि वियोजन के समय क्या होती है, तो यहाँ पे ये इसका जो मान होगा वो लगभग 0.5 के बराबर होगा। तो अगर वान हाफ गुणांक जो है उसको अगर हम लोग शामिल कर दे तो जो जितने भी हमारे अणुसंख्या गुणधर्म के हम लोग समीकरण पढ़े थे उसको निम्नानुसार हम लोग संशोधित कर सकते हैं। जैसे वाष्पदाब का जो अपेक्षिक नमन हम लोगों ने यहाँ पढ़ रहा था कि P01 - P1 डिवाइडेड बाई P01 = N2/N01, तो उसमें हम लोग वान हाफ गुणांक जो है उसका गुणा कर देंगे, तो ये अब संशोधित हो जाएगा। दूसरा जो फार्मूला था हम लोग का क्वथनांक का उन्नयन या ΔTB = KB/m, तो उसको भी संशोधन करेंगे, तो यहाँ पे हम वान हाफ गुणांक का गुणा कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है लगाने के लिए। और फिर नेक्स्ट है हिमांक का अवनमन, तो इसमें भी ΔTF = KF/m हमने पढ़ा था। अब अगर कहीं पे ऐसा होता है कि नहीं जो मतलब संयोजन या वियोजन होता है, तब हम इस फार्मूले से वहाँ पे हिमांक का अवनमन ज्ञात करेंगे, या फिर अगर परासरण दाब ही ज्ञात करना है किसी सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे परासरण दाब = हो जाएगा पाई = I × N2/V × RT। ये सभी फार्मूले तो हम लोग यूज करेंगे जब जो विलय के कणों हैं या विलय के अणु हैं उनमें संयोजन या फिर वियोजन होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।